चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार हमने कहाँ देखा था? मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, बैंकिंग किया था, बैंकिंग वाला हुआ था, बैंकिंग भी कुछ बताया था, शेड्यूल्ड बैंक और वो सब। तो इस बार होमवर्क लिखिए बैंकिंग रिफॉर्म्स का, बैंकिंग रिफॉर्म्स जोड़िए उसमें। बैंकिंग रिफॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, उसमें सबसे पहले तो कमिटीज़, जो कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस हैं वो आपको तैयार करनी है। और उसमें सबसे बड़ी कमेटी है नरसिम्हम कमेटी। तो यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नरसिम्हम कमेटी। बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार के कुछ स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कुछ कानून हैं, ऐसे कानून बने हैं, खास करके सरफाईसी एक्ट 2003 में, दो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में सरफाईसी एक्ट, SARFASI एक्ट, सरफाईसी एक्ट। तो जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेस्ड हैं, तो उसके लिए क्या करें, यानी जो एनपीए होने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे, है ना, जो लोन डूब जाएगा, तो उस लोन के लिए क्या करें, तो उस लोन को बचाना, ठीक है, और उसको बैंक को वापस लेके आना। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए ये पहला बड़ा कदम था, सरफाईसी एक्ट। और उसके बाद अभी आया 2017 में कौन सा? IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यही चल रहा है। कोविड के समय में सस्पेंड किया था इसको, क्योंकि इसको लागू रखना बहुत मुश्किल काम था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी इन दिनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे, तो IBC आप फिर सवाल देखोगे तो IBC को कम से कम 3 पेज में तैयार करो। सबसे पहले में तो IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, ये तैयार करना है। फिर इसके प्रोविजंस क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, इस कानून की खास प्रावधान क्या है, प्रोविजंस मतलब प्रावधान। तो प्रावधानों की, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा मैच्योर क्लास के हिसाब से है, एकदम अर्ली जो बच्चे हैं, जो शुरुआत में आप कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ समझिए कि आपको पुरानी टर्मिनोलॉजी के लिए पुरानी क्लासेस में जाना होगा। जैसे जैसे आप हमारी पिछली क्लासेस में जाएंगे टर्म्स आपको मिलती जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि लैंग्वेज जो है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो वाली लैंग्वेज लानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इंटरव्यू में भी यही लैंग्वेज चलती है। हिंदी मीडियम भी लोगे तब भी यही लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश रहोगे तब भी वो हिंदी ही बोलेगा, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं चलेगी, बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। 10 लोग इंटरव्यू लेने वाले, 10 बोर्ड हैं, उसमें से 2 या 3 प्योर इंग्लिश में लेते हैं, बाकी 7 बोर्ड जो है हिंदी में ही लेते हैं। इंग्लिश वाले का भी मैं बोल रहा हूँ उसी लैंग्वेज में लेते हैं, ठीक है। इसलिए उसको यही स्टाइल लाना पड़ेगा, ठीक है। पूरे देश में ये हो गया है लगभग, और यही है, तो आपको ये मान के ही चलना है। दूसरी चीज़, हम जो पढ़ा रहे हैं ये पूरा समझ में तब आएगा जब आप टर्म समझ जाएंगे। तो थोड़ा समय लगता है, ये तैयारी जो है समय मांगती है। तो पुराने लेक्चर्स में जाइए, पहले के लेक्चर्स में से आपको, पहले भी इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनमें आपको टर्म्स मिलेंगी। तो ये टर्म्स इकट्ठे कीजिए, लिखिए। प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, उसको खरीदिए, और कोशिश करिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में खरीदिए। तो जहाँ हिंदी समझ में ना आए वहाँ इंग्लिश में जाके देखिए, इंग्लिश समझ में ना आए वहाँ हिंदी में जाके देखिए। आइडेंटिकल ट्रांसलेशन है वो, लगभग, ठीक है। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठे करने से नहीं होगा। इकोनॉमी के लिए यही किताब खरीदिए,
15 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन आपको उस किताब में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो कोई असंभव नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है ये। बस इसको क्या है कि तरीके से पढ़ना पड़ता है। अब टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप दिल्ली की बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो बहुत किताबों की लंबी चौड़ी लिस्ट बता देती, 200-300 किताबों की लिस्ट बता देती, तो ढेर लग जाता है किताबों का, और वो पढ़ेगा कब आदमी। और फिर जिसको भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन के कैसे एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हमेशा किसी भी तैयारी को, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख पाओगे कि नहीं, ये देखना। आपको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, लेकिन आप बिना देखे उसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर आप लिख नहीं सकते तो वो तैयार नहीं हुआ है, उसको लिखने की स्थिति में लेके आना है, बिना देखे लिखने की स्थिति में, तब जाके वो तैयारी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होते हैं तभी ठीक हो पाएंगे, जब मेंस में लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसीलिए तो प्रीलिम्स किसी किसी का क्रॉस हो भी जाता है। हमारे यहाँ ढेरों स्टूडेंट हैं जिनका 4-4 बार 5-5 बार प्रीलिम्स निकल गया, अब वो ड्रॉप ले रहे हैं कि सर एक ही अटेम्प्ट बचा है और इस बार मैं मेंस नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये बात हमने शुरू में ही बता दी थी। अब 5 अटेम्प्ट करने के बाद, 4 अटेम्प्ट करने के बाद बोले सर इस बार प्री नहीं दे रहे हैं, इस बार मेंस की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कहा हम यही तो कह रहे थे, आपको यही समझा रहे हैं, बार बार प्री निकाल करके मेंस दे करके अटेम्प्ट खराब कर रहे हो, मतलब ही नहीं है आपको, आप लिख ही नहीं पाते हो। लिखने की स्थिति में पहुंचो ना, पहले लिखने की स्थिति में होगे तो फिर प्रीलिम्स निकालने का कोई मतलब है। कई लोग हैं जो लिखने की स्थिति में हैं लेकिन उनका प्री नहीं निकलता, लेकिन वो मन से लिखते हैं, अभी भी वो सॉलिड फैक्चुअल लिखने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो प्री निकल जाता। उनको मन से लिखना आता है, ऐसे कुछ तो भी ठोकना आता है, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि उनको आता है, आता नहीं है। आता होता तो हो जाता प्रीलिम्स। तो चीज़ें समझ में आ रही ना, तो थोड़ा स्लो रहेगा, धीरे रहेगा, एकदम नहीं होगा। लेकिन पुराने लेक्चर्स में जाइए, टर्मिनोलॉजी बढ़ाइए और विकसित कीजिए। तो आईबीसी की जो प्रमुख शर्तें हैं मैं बता देता हूँ। आईबीसी में 2-3 बड़ी चीज़ें हुई है, सरकार ने जो बड़े बदलाव किए हैं। एक तो बड़ा बदलाव ये है कि जो बैंकों को प्रोविजनिंग करनी है उसमें उनको थोड़ा सख्त होना होगा। प्रोविजनिंग करना मतलब बैंक डूबती हुई जो लोन है उसके नाम का कुछ पैसा रखते हैं, एक चीज़। दूसरा, स्ट्रेस्ड एसेट जब तैयार हो जाएंगे तो नेगोशिएशन का एक रास्ता यहाँ तैयार होगा, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया, एनसीएलटी। तो ये जो एनसीएलटी है, जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल में जाकर के आप समझौता कर सकते हैं, नेगोशिएशन हो सकता है। हेयर कट, आपने द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि हेयर कट पेश करते हैं, छूट। तो लोन आपका 10 करोड़ का है तो 5 करोड़ ही जमा करा दो, चलो ठीक है 5 करोड़, क्योंकि अब स्ट्रेस तो हो ही गया, तो 50% हेयर कट हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। एक टर्म है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। कई लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं कि आप एवरग्रीन बना रहे हो उसको, हमेशा ही लोन पर लोन उसको दिए जा रहे हो। कई लोगों को ईएमआई चुकाने के लिए भी एक तरह से लोन दे रहे हो कि इससे हम लोन दे देते हैं, अब इससे ईएमआई चुका दो। असली में तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पता नहीं कहाँ गया उसका, वो ब्याज भी नहीं दे पा रहा है उसका, उसके लिए भी आप लोन, ब्याज चुकाने के लिए भी लोन दे रहे हो। तो रीस्ट्रक्चरिंग, हेयर कट, ये सब टर्म्स जो हैं इसमें है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए एक नए प्रकार के जॉब शुरू हुए हैं, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स जो सीए हैं, ऐसे जो इसमें पुरानी कंपनियों की पूरी जो है वैल्यूएशन करके बता देंगे कि ये कंपनी, ये फैक्ट्री अब कितने की बची, अब इसका क्या मूल्य है, अब ये कितने में बिकेगी। ऐसे एक्सपर्ट्स, क्या इनको बोलेंगे हम लोग, एक तरह से प्रोफेशनल। जैसे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सीए प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है।
अकाउंट के एक्सपर्ट्स हैं, इन सब के जॉब जो है एनसीएलटी में भी है। इन सब के जॉब इस प्रकार की जो नेगोशिएशन होती, कॉन्सिलिएशन है या आर्बिट्रेशन है, इसके अंदर है। तो एक तरह का आर्बिट्रेशन करके, एक तरह का एडीआर करके, यानी कि हम लीगल हाई कोर्ट के झंझट में ना पड़ें, कोर्ट के झंझटों में ना पड़ें, और अलग से तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिला है आईबीसी में। और देखने में आया है कि जहां पहले 3%, 2%, 6% तक ज़्यादा से ज़्यादा होता था, अब 12 से 20% तक सक्सेस रेट है आईबीसी आने के बाद। तो आईबीसी का ये सफलता है। लेकिन कोरोना के समय में हमको छूट देनी थी, इसलिए हमने उसको अभी बंद करके रखा है। 22 में फिर से शुरू किया है, ठीक है। तो अभी इसके आंकड़े आने हैं आगे के क्या होगा। तो ये जो सारी सहूलियत है जो गवर्नमेंट कानून बना करके देती है, योजनाएं बना करके देती है, या फिर एक कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है कि ऐसी ऐसी अनुशंसाएं देती कि जिसकी वजह से आपका जो बैंकिंग है उसमें सुधार आ सकता है, एनपीए कम हो सकता है, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, इसमें एग्जीक्यूशन का रोल है, कंप्लायंस हो सकेगा, सरकारी अधिकारियों का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके लिए क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। प्योर बैंकिंग वाले क्वेश्चन कि कौन सा क्या है, वो क्वेश्चन जो सवाल वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए नहीं है, यही वाले, क्योंकि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है ना, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको बैंकिंग को यहीं विराम देता हूँ। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे का जो है वो सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। आगे का सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि हमको बहुत जल्दी ख़त्म करना है, उसके बाद करंट अफेयर्स में भी चलना है। तो एक्सटर्नल सेक्टर जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 3-4 तरह की टर्म सामने आती है। एक आता है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस किसको कहते हैं? जो विदेशी लोग, जो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं या यहाँ के जो लोग वहाँ गए हैं कमाने के लिए, वो जब भारत वापस पैसा भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहते हैं, अंतर्वाह हिंदी में जो भी उसका नाम होगा। तो वो पूंजी निवेश का दूसरा तरीका है। वो पूंजी निवेश नहीं है एक तरह का, वो अपने माता पिता को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, ठीक है। पूंजी निवेश दूसरी चीज़ है, अभी हम बात करेंगे पूंजी निवेश। तो जो हम बात कर, इसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चलेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चलेंगे, उससे पहले ये वाली चीज़ समझ लीजिए, एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में 2 तरह के अकाउंट हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। चालू खाता और पूंजी खाता, चालू खाता और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस फॉरेन से होते हैं, दूसरे देशों से जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो 2 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं। 2 तरह के ट्रांजैक्शंस है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट जो चालू खाता ट्रांजैक्शन, परिचालन। तो इसको समझेंगे तो शायद हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक दो चीज़ें हैं, विदेशों से हमारा संबंध आखिर बनेगा क्यों, तो बेसिक चीज़ें समझ लें। विदेशों से हमारा संबंध 2-3 तरह की चीज़ों से बनता है। एक तो हमारे लोग जो विदेश में गए हैं, वहाँ कुछ कमाएंगे तो भारत भेजेंगे वापस, सीधी सी बात है। तो भारत में पूंजी कैसे आ सकती है, कैपिटल कैसे आ सकती है? हमारे द्वारा गए हुए लोग वो वापस भेजते हैं पैसा, एक। दूसरा, भारत से कोई आदमी यदि एक्सपोर्ट करे तो उसकी कीमत और मुनाफा उसको वापस मिलेगा, खास करके उसका जो प्रॉफिट है वो चीज़ उसको मिलेगी, एक चीज़। फिर दूसरा, कोई विदेशी आदमी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारे यहाँ की कंपनियों में, उद्योगों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, एक वो पैसा आ सकता है। तो इस तरह से, या फिर वहाँ की सरकार हमारे को लोन देती है, या वहाँ की सरकार, दूसरे देशों की सरकारें हमारे यहाँ दान देती है, ग्रांट देती है। भूकंप आया तो वो कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं, रिलीफ फंड देना चाहते हैं, फंड बोलते हैं हम लोग जनरली, हमारे कोष में जमा कराना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ एक तरह से आने का तरीका, एक चीज़। इसी तरह से हमारे यहाँ से विदेशों में जाने का तरीका,
इंपोर्ट, हम कोई भी इंपोर्ट करेंगे तो विदेश चला जाएगा पैसा। हम विदेश यात्रा करेंगे, टूरिज्म करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे तो विदेश चला जाएगा। वहाँ जाकर के कुछ खरीदेंगे तो भी हमारा पैसा वहाँ जाएगा, ठीक है। या किसी दूसरे देश के सरकार की सहायता करेंगे, किसी दूसरे देश को पैसा देंगे, वहाँ पर कोई डिज़ास्टर हुआ है, आपदा आई है तो उसके उसमें मदद करेंगे, उसमें पैसा जाएगा। या हम किसी को पैसा भेजेंगे बाहर तो वो पैसा बाहर जाएगा। तो ये तरीका है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है? देखिए, चालू खाता वो होता है जो जिसका कोई भी फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्ट नहीं होता और फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस तैयार नहीं होते हैं। फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस और फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्ट की मतलब ये एग्जांपल हम लोग देखें कि हमारे भाई ने अमेरिका में नौकरी करके हमको $1000 भेजे भारत में, तो इसका कोई फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्ट और फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। क्योंकि वो भाई है और उसने भेजा है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे नहीं चलेगा कि इसका ब्याज उसे देना होगा या उसे लौटाना होगा, ये यहाँ क्लोज हो गया। तो जो चीज़ें क्लोज हो जाती है और फ्यूचर में कुछ वापस देना नहीं है, फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं करना, ऐसी चीज़ें करंट अकाउंट कहलाती हैं। ऐसी चीज़ें क्या होगी? करंट अकाउंट। आपने कार खरीदी और पूरा पैसा चुका दिया, ठीक है, पूरा पैसा चुका दिया, उसके बाद हिसाब किताब क्लोज हो गया। लेकिन आपने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से लोन लिया तो कार के दो मालिक हो गए, एक बैंक भी मालिक है और आप भी मालिक हैं। और जब तक पूरा आप पैसा नहीं चुका देते बैंक का, तब तक आप कंप्लीट मालिक नहीं हो पाएंगे। तो ये करंट अकाउंट है। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, ये कैपिटल अकाउंट हो। ये क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। अकाउंट कौन सा हो गया? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक ट्रांजैक्शन होंगे, फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशन तैयार हो गया और अगर आपने कंप्लीट कर दिया, सब कुछ खत्म है, तो कौन सा हो गया? करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप विदेशों में देखें कि रेमिटेंस कौन सा है। रेमिटेंस अगर घर वालों को जा रहा है, लेकिन मान ले जाए हमारे यहाँ के किसी बैंक अकाउंट में, जैसे कोई बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी सैलरी डालता है और बैंक ऑफ अमेरिका उसको 3% वो देता है, ब्याज देता है। हमारे यहाँ के एक्सिस बैंक वाले ने कहा कि हम आपको 4.5% देंगे या 4% देंगे। अब हमारे यहाँ खाता खुलवाइए और अपनी सैलरी हमारे एक्सिस बैंक में डालिए, भोपाल के ब्रांच में डालिए, और उसकी सैलरी यदि इंडिया में आने लगी और एक्सिस बैंक में आने लगी, तो ये क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ फ्यूचरिस्टिक ऑब्लिगेशंस आ गया है। किसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया? बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया और इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है, क्लोज नहीं हुआ। और अगर वो घर वालों के खाते में आ गया है तो वो क्लोज हो गया, अब कुछ देना वेना नहीं है। क्लियर? तो ये जो अब आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के साथ जो रिलेशंस होते हैं, भारत में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, सरकार के ट्रांजैक्शन, ग्रांट, पैसों का लेन देन, कौन सा करंट होगा और कौन सा कैपिटल होगा, अब आप निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे जो रिलेशंस हैं दुनिया के दूसरे देशों के साथ पैसे के लेन देन से संबंधित, वो दो तरह के खातों में हम लोग मानते हैं। एक चीज़ तो ये तो समझ में आ गया कि दो तरह के खाते हैं, एक चालू खाता है, एक पूंजी खाता है। अब दूसरी चीज़ आएगी कि जो विदेशों से जो पैसा आता है उसका कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एपीआई, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो 2014 से पहले, 2013 से पहले जो टर्म थी वो थी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सीधा सीधा आप उस, अब यहाँ थोड़ा सा मैं इन दोनों में आपको समझा दूँ, एफपीआई और एफडीआई। एफडीआई का मतलब है कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं,
किस में इंटरेस्टेड है? बिजनेस में। जो बिजनेस चल रहा है, जो कंपनी चल रही है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए जब 10% से ज़्यादा शेयर आप खरीद लेते हैं किसी भी कंपनी के, तो ये एफडीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? एफडीआई। 10% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर हो गए आप, तो आप एफडीआई में आ गए। यानी कि अब आपका कंपनी में इंटरेस्ट है। जैसे रिलायंस में कोई खरीद ले, अडानी के यहाँ कोई खरीद ले 10%, तो अब केवल उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं। एफपीआई जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कितना होता है? 10% से कम। तो उसको अपनी प्रॉफिट से मतलब होता है। उसको किससे मतलब होता है? कंपनी से नहीं, बिजनेस से मतलब नहीं होता। बिजनेस की चिंता नहीं होती उसको। एफडीआई ये भी हो सकता है कि अमेजॉन इंडिया आए और अमेजॉन इंडिया में अपना प्राइवेट लिमिटेड बना करके और खुद का ही ऑफिस और खुद का ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अपने वर्कर्स के लिए स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल भी बनाए, ये सारा करेगा तब भी वो एफडीआई कहलाएगा। किसी कंपनी की 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लेगा तब भी वो एफडीआई कहलाएगा। ऐसे में अगर कोई 10% से ज़्यादा पार्टनरशिप है, इसका मतलब है कि उस बिज़नेस में उसको इंटरेस्ट है और उस बिज़नेस के कंपनी की रेप्यूटेशन के साथ उसकी रेप्यूटेशन जुड़ी हुई है। वो चाहेगा कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करे, वो चाहेगा कि ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो, ये और हम लोग खूब नाम कमाएं, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो। तो यहाँ बिज़नेस पे जब ध्यान देते हैं तो क्वालिटी, प्रोडक्शन, वर्कर्स की सैलरी, वेजेस जो हैं ये भी बहुत अच्छे हों और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो, वर्कर्स खुश हों हमारे यहाँ की, इस कंपनी के, हम इस कंपनी के वर्कर हैं, ऐसा कुछ चाहेगा। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं कंपनी का क्या होना है। उसका है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उसका डिविडेंड मुझे मिल जाए। वो मैं मार्केट में या कहीं बैंक में जमा कराता तो उससे ज़्यादा पैसा मुझे यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में आया हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट के 2 प्रकार हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम 2014 के बाद बोलते हैं। पहले वो एफआईआई था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे यहाँ की कंपनीज़ के अंदर वो पैसा लगाते हैं और ख़ास करके कितना कम, 10% से कम। तो डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ गया, उसकी क्वालिटी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे, 2 चीज़ें देखेंगे। एक करेंसी का व्यवहार देखेंगे, करेंसी की प्रतिस्पर्धा देखेंगे, मुद्रा की इंटरचेंजेबिलिटी देखेंगे, यानी परिवर्तनीयता देखेंगे कि मुद्रा जो है कैसे बिहेव करती है, कैसा व्यवहार होता है, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएंगे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बाद में आएंगे। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, तो टर्म्स लिख लीजिए, टर्म्स लिख लीजिए। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, जो अभी हम समझेंगे, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, पिछली बार जो मैंने 2-3 टर्म आरबीआई की बताई थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन, वो यहाँ फिर आएगा, क्योंकि रोल ऑफ आरबीआई। अब ये जो हमने पढ़ा कि ये जो करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही है, आयात निर्यात का और इन सब का हिसाब किताब। रुपया आया और गया विदेशों में, तो असली में बैलेंस पेमेंट का क्या है? भुगतान संतुलन। तो आखिर ये ख्याल कौन रखता है, कौन रखता है ये डेटा? अब ये जो संतुलन है भुगतान का और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो रुपया इधर से उधर आके गया, हमारी करेंसी, फॉरेन की करेंसी आई है, हमारी करेंसी गई है, और हमारी करेंसी गई है तो क्या वाकई में हमारी करेंसी गई है या वो कन्वर्ट होके गई है? और वहाँ से जब आएगा तो भारत में जब इन्फ्लो होगा तो वो सीधा डॉलर का इन्फ्लो होगा या फिर हमारे रुपए में कन्वर्ट होकर के फिर इन्फ्लो होगा? कन्वर्ट होकर के होगा। तो चूंकि ये कन्वर्जन है तो कन्वर्जन पर जो निगाह है वो किसकी है? आरबीआई की। तो आरबीआई इस हिसाब किताब को रखता है। आरबीआई के डे टू डे का हिसाब उसके पास है
कि कितना रुपया, कितना करेंसी चेंज हुआ है। तो आपको आरबीआई का रोल जो है यहाँ बहुत अच्छे से लिखना है, रोल ऑफ आरबीआई इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, रोल ऑफ आरबीआई इन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट भी तो वही तय करते हैं, है ना, एक्सचेंज रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट से शुरू करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश की करेंसी का परिवर्तन होता है, मुद्रा परिवर्तन होता है, मुद्रा का चेंज होता है। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि $1 यानी इज इक्वल टू 80 रुपीज़, है ना, वो चेंज होता रहता है, लेकिन हम 80 रुपीज़ मान के चलें, बात करें तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। वो 84 भी हो जाता है, 86 भी हो जाता है, 83 भी हो जाता है, तो वो चेंज होता रहता है। तो अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपया जो है वो मजबूत होता है, यानी जितना रुपया कम देना पड़ता है तो इसका मतलब रुपया मजबूत होता है, उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। सुदृढ़ हो रहा है रुपया, एप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। और दूसरे को बोलते हैं डेप्रिशिएशन, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर 85 हो गया, 80 के बजाय 85 हो गया तो उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं, अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन हो गया, है ना, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया क्योंकि 85 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमेशा उसका मतलब जो है एप्रिशिएशन का मतलब, कई लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा होगा, रुपया बहुत मजबूत हो रहा है, निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्यों निगेटिव इम्पैक्ट आता है? क्योंकि रुपया यदि मजबूत हो गया तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। रुपया मजबूत होने से इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको $1 के बदले में केवल 78 रुपीज़ या 80 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं, तो लोग आसानी से खरीदेंगे क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, विदेशी चीज़ें। $1 के अगेंस्ट केवल 80 रुपया देना पड़ रहा है, और रुपया यदि कमज़ोर रहेगा 85, तो 85 रुपीज़ देना पड़ेंगे। और मान लीजिए हज़ारों और लाखों की चीज़ है तो उसमें परिवर्तन भी हज़ारों लाखों में आएगा, कि हो सकता है किसी प्रोडक्ट के 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाएं केवल रुपया मजबूत होने की वजह से। इसलिए रुपया मजबूत होना या एप्रिशिएट होना या डेप्रिशिएट होना ये इकोनॉमिक हेल्थ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत भ्रांति जो है पॉलिटिशियंस ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने फैला रखी है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको समझना है कि एप्रिशिएशन का मतलब जो होता है, एप्रिशिएट हुआ, रुपए का मूल्य बढ़ा, इसका मतलब है कि रुपए को यदि ताकत मिल गई तो कम रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो निर्यात भी कम होगा, क्योंकि आदमी अपने ही देश में बेचने में विश्वास करेगा। उसको लगेगा वहाँ जाने से डॉलर तो कम ही मिलना है, तो उससे अच्छा तो हम यहीं पे बेच लें। और जब रुपया खराब जाता है, रुपया अवमूल्यन होता है, रुपया अगर 87 हो जाएगा तो लोग विदेश में बेचना चाहेंगे। विदेश में कई लोग जो सब्जी उगाते हैं, अगर अच्छे दाम मिल रहे हो तो वो उस अच्छी वाली सब्जी को बचा करके बेचना चाहेंगे, न कि घर में खुद सब्जी बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा दाम नहीं मिल रहे हैं और बाहर बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं है, तो आदमी खुद ही बना के खाने में इंटरेस्टेड रहेगा कि खुद ही बना के खा जाओ, कोई मतलब नहीं, बाहर कोई प्रॉफिट नहीं है। बात समझ में आ गई? सीधे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है फंडा। तो एक्सपोर्ट प्रभावित होते हैं, इंपोर्ट प्रभावित होते हैं। इंपोर्ट ज़्यादा होने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट कम, तो आपका आयात निर्यात घाटा। तो निर्यात कम होना, आयात ज़्यादा होना। भारत इसी में एक्जिम डेफिसिट, हमारा अभी हम एक्सपोर्ट डेफिसिट में ही है, निर्यात घाटे में ही चल रहे हैं और हमेशा चलेंगे भी, लेकिन वो और बढ़ जाएगा, निर्यात घाटा हमारा और बढ़ जाएगा। तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। एक्सचेंज रेट यही है। अब एक्सचेंज रेट में भी कुछ बास्केट बने हुए हैं दुनिया भर में, तो 3 प्रकार की एक्सचेंज रेट है, लिख लीजिए। पहली एक्सचेंज रेट स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, स्टेबल बनी रहती है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो फिक्स इतना ही रहेगा। दूसरा है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेक्शन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरी है मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहली वाली जो एक्सचेंज रेट है स्टेबल वाली, अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी
इंटरवीन कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी। इंटरवीन करना मतलब बीच में उसका हस्तक्षेप होता है। इंटरवीन करना मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। तो कौन इंटरफेयर करता है? आरबीआई, सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में गवर्नमेंट की एजेंसी आरबीआई। और आरबीआई इंटरवीन करके उसको स्टेबल बना के रखती है, गिरने नहीं देती, ना रुपया को गिरने देती, ना रुपये को मजबूत होने देती। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी होती है इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खराब माना जाता है। ठीक है ना, कि आप जो है करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। आरोप लगता है कि ये देश करेंसी मैनिपुलेट करता है, यानी इस देश की सरकार करेंसी में हस्तक्षेप करती है और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें हस्तक्षेप करती रहती है गवर्नमेंट। तो वो स्टेबल एक्सचेंज रेट बना के रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल वाली, मार्केट डिपेंडेंट, मार्केट के ऊपर ओपन छोड़ा हुआ है। मार्केट ही तय करता है कि करेंसी किस हाल में होगी। ठीक है, उस करेंसी की क्या स्थिति होगी, डिप्रिशिएशन एप्रिशिएशन किस पर डिपेंड करेगा? मार्केट पे डिपेंड करेगा, फ्लेक्सिबल। और तीसरी है मिक्स्ड। तीसरी है मिक्स्ड कि वो रहती तो फ्लेक्सिबल है हमेशा, लेकिन कभी कभी बीच में आरबीआई आ जाता है ना, कभी कभी आ जाता है। तो इसको कई बार डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी कैपिटल, डर्टी मनी, डर्टी बोलते हैं इसको, कि ये भी एक गंदी चीज़ है। क्योंकि आप जब आपको नुकसान हो रहा होता है तब आप आ जाओ, फायदे के समय में तो आप नहीं आते, लेकिन नुकसान के समय में तुरंत आकर के इंटरवीन करते हो, यानी वो स्टेबल वाला काम करने लग जाता है। गवर्नमेंट कब आती है? कभी कभी आती है, जब उसको लगता है, जब उसको नुकसान होता है तब आती है, अदरवाइज वो मार्केट पे ही छोड़ के रखती है। ठीक है, तो करेंसी के भी बास्केट्स हैं, जैसे हमने इन्फ्लेशन के लिए बास्केट्स देखे थे, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट देखा था हमने, देखा था ना, थोक मूल्य सूचकांक और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में देखा था उस समय में, इन्फ्लेशन के समय में। तो इन्फ्लेशन को देखने के लिए जो बास्केट्स हैं, वैसे करेंसी के भी बास्केट्स हैं, उसमें 10-12 से लेकर 50 तक करेंसी रहती हैं। और उन करेंसीज़ को लेकर के तो दुनिया की जो जानी मानी करेंसीज़ हैं वो उनको उसमें रखा जाता है और उनके साथ उसकी तुलना की जाती है, उसके आधार पर करेंसी तय होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज रेट समझ में आया। यहीं पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, रुपए की परिवर्तनीयता। क्या लिखा था? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी पे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कमेटी का, एसएस तारापोर कमेटी। एसएस तारापोर कमेटी ये इसी के ऊपर बनी थी, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, यानी गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए, कमेटी ने कहा है। उससे पहले हमको बैंकिंग रिफॉर्म कर लेना चाहिए। 2 कमेटी बनी थी, फर्स्ट तारापोर कमेटी, सेकंड तारापोर कमेटी। फर्स्ट तारापोर कमेटी पूरी तरह से बैंकिंग और अपने खुद के रिफॉर्म की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लो, अगर आपको विदेशी निवेश चाहिए तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लो, जुडिशरी को ठीक कर लो, रूल ऑफ लॉ कर लो, लॉ ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, यानी कि डेमोक्रेसी को ठीक करो, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ठीक करो, सुप्रीम कोर्ट की इमेज ठीक बना के रखो। सुप्रीम कोर्ट की इमेज ठीक बना के क्यों रखना पड़ती है सरकारों को? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रगल करेगा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं चलेगी, तो दुनिया के दूसरे देश के जो लोग हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको लगेगा कि अगर वहाँ पर हमारा पैसा फंस गया और हम कोर्ट गए तो कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है नहीं, कोर्ट तो गवर्नमेंट अपने इशारे पे चलाती है। तो इसलिए कोर्ट का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। यहाँ समझ में आ रहा ना? नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा, डॉलर नहीं बचेगा तेल खरीदने के लिए और विदेशों में कोई नौकरी नहीं देगा इंडियन व्यक्ति को, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए ये सब हम लोग पूरा ग्लोबलाइज्ड ना, ग्लोबल विलेज, अब ग्लोबल विलेज हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, और जब वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है तो बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है कि पूरी वसुधा ही कुटुंब है, ग्लोबल विलेज, पूरी वसुधा, पूरा ग्लोब, पूरे दुनिया के सारे देश हमारा कुटुंब है। हम अपने कुटुंब में अगर 4-5 लोग होते हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं 2 ही क्यों नहीं है,
6-7 क्यों है, ये सब इतना बहुत ज़्यादा झंझट है। और जब कुटुंब ऐसा करोड़ों का हो जाए, 700 करोड़ का हो जाए, तो तब समस्याएं और ज़्यादा होंगी। ठीक है, और ज़्यादा सहनशील, टॉलरेंट होना पड़ेगा, तब और ज़्यादा लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का दायरा और बढ़ जाएगा ना। इंक्लूसिव ग्रोथ, समान विकास कहाँ करना है, समेकित विकास वहाँ तक करना है, उनको भी आगे अपने बराबर लेके आना है, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए वो जितनी भी बातें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कही गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की कही गई थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कही गई थी, रूल ऑफ लॉ की कही गई थी, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, तो कई लोग जो लिबरलिज्म, कई लोग इन सब चीज़ों को गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आए, कन्वर्टेबिलिटी रूपी पर फर्क ना पड़े, एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे लिए डिफ्रेंशिएट ना हो, घटिया ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया कोई टारगेट करके एक्सचेंज रेट जो है ऐसी बना के रखी कि हम ही लोग टारगेट हो जाए। तो हम दुनिया में जब सबके साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया में सबके साथ खड़े होने के लिए ग्लोबल लॉज के साथ चलना पड़ता है, ग्लोबल प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्लोबल एथिक्स होता है, वैश्विक नैतिकता के साथ चलना पड़ता है। विश्व भर के महापुरुषों ने जो जो कहा है उन सब की बातों को कोट करना पड़ता है, केवल हमारे महापुरुषों से बात नहीं बनेगी। कार्ल मार्क्स जो कह रहे हैं वो भी, मार्टिन लूथर किंग जो बोल रहे हैं वो भी, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं वो भी, है ना। तो उन सब चीज़ों का मायने रखता है। और फिर वो एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे काम नहीं करते केवल, फिर यूएस में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी, चाइना में पढ़ाया जा रहा है वो भी, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जा रहा है वो भी, यूरोप जो आदर्श रखता है वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि वो सब क्यों पढ़ाई जाती है ना। इसलिए हमारा सिलेबस ऐसा है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहेंगे, विचारधाराएं ऐसे वैसे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और कंट्री किताब से चलता है, कानून से चलता है, सिद्धांतों से चलता है, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन से चलता है। तो इसलिए उन इंस्टीट्यूशंस का बना रहना बहुत ज़रूरी है, उन किताबों का और लॉ का बने रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वो वाली चीज़ यहाँ क्लियर हो गई होगी। अगला क्या पॉइंट था, उसमें एक और कुछ छूटा हुआ है, हाँ, फॉरेक्स रिजर्व। एक और टर्म आती है, डॉलर्स जब बाहर से आएंगे, क्योंकि डॉलर में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी को ग्लोबल रिकॉग्नाइज करेंसी माना गया है, गोल्ड और डॉलर, है ना। वैसे युआन को भी मानते हैं, वैसे पौंड को भी मानते हैं, रूबल को नहीं मानते, ठीक है। रशिया की करेंसी को नहीं मानते, बाकी पौंड माना जाता है, और येन माना जाता है, युआन माना जाता है, और डॉलर माना जाता है, और गोल्ड। और ये सब मिलकर के जो है वो बास्केट बनता है, रिकॉग्नाइज्ड करेंसी, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड करेंसी। दुनिया जिसको पहचानती है, और ये जिसके पास होते हैं वो ताकतवर महसूस कर सकता है, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व आपके पास इतना होना चाहिए कि आप कम से कम अगले 6 महीने तक ऑयल खरीद सकें, गोल्ड खरीद सकें, जो भी, क्योंकि वो आपको आपकी रुपए में नहीं मिलेगा, है ना। अभी जो हमारा ग्लोबल जितना भी हम लोगों ने व्यापार किया है दुनिया भर में, इस साल का करंट अफेयर्स ये है कि 51% हमने किया है डॉलर में, और 31% के आसपास हमने रुपये में किया, क्योंकि रशिया ने हमसे रुपए में व्यापार किया है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा, फॉरेन ट्रेड। ईरान के साथ हमारा जो ट्रेड है वो अभी ट्रंप की वजह से हमने थोड़े रिलेशन ख़राब कर लिए थे, क्योंकि ट्रंप ने हमको उकसाया तो हमने भी ईरान को चमकाया। बाकी चाबार पोर्ट हमने अभी लिया है, तभी तो वहाँ के राष्ट्रपति की मृत्यु पे हम लोग शोक मना रहे हैं। एक दिन का शोक मनाया भारत ने, क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो, पाकिस्तान के खिलाफ हमको मदद की है। ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया, पाकिस्तान में चाइना ने बनाया, भारत के अगेंस्ट है वो एक तरह से। चाबार पोर्ट हमने ईरान में बनाया ताकि हमको पाकिस्तान पे डिपेंड ना होना पड़े, और ईरान ने हमको वो जगह दी, बनाया हमने, तो ईरान हमारा दोस्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान हमसे रुपए में व्यापार करता है, इंडियन रुपीज़ में। वो बोलता है आपको ऑयल चाहिए, हमको इंडियन रुपीज़ दे दो, और फिर हम खाने पीने की तमाम चीज़ें जो है आप ही से खरीदेंगे, क्योंकि रुपए तो और कोई दूसरा लेगा नहीं। तो हमारा दोहरा व्यापार हो जाता है, हमारा रुपया वापस हमारे पास आ जाता है, और तेल हमको मिल जाता है। तो ऐसे अगर हमको 4-5 देश बड़े बड़े मिल जाएं तो हम भी 50% तक पहुंच जाएंगे,
और 50% जब हम रुपए में पहुंच जाएंगे तो अभी 51% हम किस में हैं, डॉलर में, बाकी दूसरी, और 31% है हम रुपये में, और 19% 18% करीब जो है हम दुनिया के दूसरी जो करेंसीज हैं उसके अंदर है। तो ये इस साल की स्थिति है 2024 की, 2023 की, पिछला जो साल गया उसकी स्थिति है जो मैंने आपको बताई। अगर हमको बढ़ना है तो फिर हमको रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा यही बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो अभी तो क्राइसिस आने से रही, 91 में क्राइसिस आई थी, हमारे पास 10 दिन का ही पैसा बचा था, कुछ लोग बोलते हैं 5 दिन का था, कुछ लोग बोल रहे थे दूसरे दिन का भी नहीं था, तभी हम LPG में गए थे। और फ्यूचर में जो WTO बना उसका भी हम लोग गेट के भी मेंबर थे, अभी आएंगे हम लोग उसमें, तो वो क्यों है तो अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कल पढ़ेंगे हम लोग, आज तो हम यही चीज़ ख़त्म करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन कल हम फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे। तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, भुगतान संतुलन संकट क्या होता है, वो आया था 91 में PV नरसिम्हा राव के समय में, जब हमने द्वितीय श्रेणी के आर्थिक सुधार किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और LPG लेके आए थे ताकि हम डॉलर के मामले में सुदृढ़ हो सकें। डॉलर हमारे पास, तो हमारे पास जब डॉलर ज़्यादा होता है तो 300 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर, पहली बार 200 अरब डॉलर हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तो हमने शाइनिंग इंडिया बोला था, कहा था इंडिया शाइन कर रहा है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व 10 सालों में अब इतना हो गया है, अब तो बहुत ज़्यादा है, अब तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन कभी भी जब गड़बड़ होती है तो RBI बीच में आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, स्टेबलाइजेशन करता है, डॉलर को सक करता है, मार्केट में से सक करता है, और कभी कभी डॉलर को फेंकता भी है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पिछली बार बताया था, उसको यहाँ जोड़ लीजिएगा। तो RBI का रोल इस तरह से आता है। तो एक्सचेंज रेट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, फॉरेक्स रिजर्व, RBI का कैपिटलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा क्या होता है, तो आप समझ सकते हो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें CAD पे लिखिएगा, एक पैराग्राफ जरूर लिखिएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, चालू खाता घाटा। तो ये जो सारे और इसके बीच में रिकमेंडेशन, SS तारापुर कमेटी और कमेटी के रिकमेंडेशंस, उनको भी लिखिएगा। विकिपीडिया पे जाइए, SS तारापुर कमेटी रिकमेंडेशंस ढूंढिए, 5-6 रिकमेंडेशन लिख डालिए। नोट्स, ये सब नोट्स बनाने के तरीके हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, ठीक है। और इतना कुछ अगर आपने बना लिया तो फिर आपको इस फील्ड में ये इकोनॉमिक्स पूरा जो मैंने जितना भी अभी तक बताया उन सब का सार ये यहाँ निकल करके आ रहा है, ठीक है। और आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आएंगे, उससे पहले और बताओ कौन सा टॉपिक रह गया इसमें। एक्सचेंज रेट हो गया, करेंसी वाला हो गया, और अच्छा अब ऑर्गेनाइजेशंस वाला। तो ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका हम लोग देख लेते हैं। तो आप पढ़ के आइएगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या थी, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सब चीजें व्यवस्थित हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया जो है वो युद्ध से जर्जर थी, युद्ध की वजह से पूरी स्थितियां खराब थी। और तब ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई कि अब हमको ITO बनाना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रेड पे जाके टिकी हुई है। किससे टिकी हुई है? ट्रेड, व्यापार। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात उठी तो वो तो बन नहीं पाया, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था गेट, ठीक है। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यहाँ थोड़ा पढ़िएगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, उनको ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक और उसको। WTO बाद में गेट से बना, 1 जनवरी 1995 को गेट किस में कन्वर्ट हो गया?
WTO में सर आर्थर डंकल का एक प्रपोजल आया और वो WTO बन गया, तो वो हम देखेंगे अभी जब WTO में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा भूमिका बनाए कि क्या भूमिका है इसकी। तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ था 1930 में, महामंदी, ग्रेट रिसेशन था, दुनिया की आर्थिक महामंदी थी। उससे निकलने ही वाले थे कि 1940 के आसपास सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, 45 में वही हिरोशिमा नागासाकी के साथ में उसका एंड होता है। उसके बाद दुनिया के देश सब चिंता करते हैं कि अब व्यापार का क्या होगा, अब ऐसा क्या हो सकता है कि हम कुछ रूल्स बना लें, कुछ नियम बना लें, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोडक्शन होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे, वो कुछ नियमों के अधीन हो, उनके कुछ टर्म्स हों, कंडीशंस हों, ठीक है। उन सबको बनाने के लिए जब वो बैठे तो उसमें 3 चीज़ें बड़ी निकल करके आई, IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट, ठीक है ना, 3 चीज़ें थी, गेट और IDA भी है, IDA भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, तो वो उसी का पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक 2 चीज़ों को, IDA 4-5 चीज़ें हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा वर्ल्ड बैंक में, लेकिन खास तो है IDA और IBRD, 2 चीज़ें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये जो क्लास है ये थोड़ा सा, यहाँ हम लोग, हमारे पास इंटरैक्टिव पैनल भी नहीं है, हमारे जो रेगुलर क्लास है उसमें तो हम लोग इंटरैक्टिव पैनल पे भी बता देते हैं, डिक्टेट भी करा देते हैं चीज़ें। अब यहाँ चूंकि अब बहुत कम समय में हमको कोर्स भी पूरा करना होता है, सप्ताह में 2 ही दिन क्लास लेते हैं, और हम चाहते हैं कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आप क्या करते हैं कि जैसे जिम में जाते हैं तो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक जिम में आप केवल सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिम का, तो वो बोलता है कि हाँ 2000 रुपीज़ पर मंथ में आप हमारे यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 20,000 ईयरली आप हमारा जिम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप ही को डंबल इस्तेमाल करना है, मशीन इस्तेमाल करनी है, आप आइए ट्रेडमिल पे दौड़ना है, दौड़िए, क्रॉस ट्रेनर पे करना है, करिए, आप अपना करिए, एक्सरसाइज करिए, 20,000 हमें डिपॉजिट करा दीजिए। तो उसमें आदमी जाता है, अपने हाथ से अपना वजन उठाता है, अपना करता है और खुद ही करता रहता है। दूसरा एक ट्रेनिंग होता है, पर्सनल ट्रेनिंग, PT लेना पड़ता है, तो उसमें वो 70,000 लेता है, 75,000 लेता है। उसमें आपका एक ट्रेनर आपके पास खड़ा रहता है जब तक आप एक्सरसाइज करते हो, आप कितना वज़न उठा रहे हो, कितनी बार उठा रहे हो, वो ख्याल रखता है, कहीं आपको चोट ना आ जाए, कहीं आपको इंजरी नहीं हो जाए, कोई मसल ना टूट जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो ये सब चीज़ें वो ख्याल रखता है। तो ये डिफरेंस तो है थोड़ा सा, एक होता है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो और एक थोड़ा सा ओपन खुले में बैठे हो। तो इससे अब यहाँ हमने आपको सीधा सीधा टॉपिक बताया, एक वे बता दिया, तरीका बता दिया कैसे करना है। अब आपको वो होमवर्क करना पड़ेगा, जो होमवर्क बताया है उसे करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही कोई आदमी सब्सक्रिप्शन ले ले और जिम में जाके केवल गाना सुनने लग जाए या वहाँ डांस करने लग जाए तो उससे काम नहीं चलेगा, उससे उसका वो नहीं होगा, उसको करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हाँ हाँ S4A और नहीं, वो तो बैंकिंग का था ना, हाँ वो बैंकिंग का था, उसका नहीं, कोई बात नहीं। तो एक होमवर्क और लिख लीजिए, ये बता रहे हैं तो S4A तो खैर कोई खास बात नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जरूर लिख लीजिए, है ना, बैंकिंग में लिख लीजिए। अब चूंकि इन्होंने बताया तो उसको लिख लो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंकिंग का ही पार्ट है ये। RBI जो है एक तरह का मैंडेटरी कंपल्शन दिया हुआ है बैंकों के ऊपर कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना ही होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आपको ऋण देना होता है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, हाउसिंग में, वहाँ आपको मतलब आपके जितने आप ऋण देते हो, आप कर्जा देते हो, लोन देते हो, उसका एक निश्चित परसेंटेज आपको उसमें खर्च करना ही है, ठीक है। तो स्मॉल बैंक में जैसे मैंने बताया था ना कि उनको कम से कम 70% उनके जो लोन है वो कहाँ 1 लाख से छोटे लोन देने हैं, तभी वो स्मॉल बैंक है ना, लघु बैंक तभी है,
बंधन बैंक बोलते हैं ना, तो वो बंधन बैंक बड़े लोगों को भी लोन देता है, लेकिन छोटे लोन ज़्यादा देता है। 1 लाख से कम के लोन 70% लोन जो है 1 लाख से कम के होने चाहिए। तो ठीक वैसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL, तो PSL बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बैंकों के लिए। इसलिए आप जब बैंक के पास जाते हो तो कई बार बैंक वाले बोलते हैं आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है क्या, तो वो जानबूझ के वो चाहता है कि आप कहोगे नहीं मैं नौकरी में हूँ ना, मैं पैसा कमाता हूँ, मेरा बिजनेस चलता नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड आपके नाम पे नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है, तो फिर उसको आप हमारे साथ जोड़िए ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके उधर। और आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेट की सुविधा कर दी है, PSL सर्टिफिकेट। अगर कोई बैंक अगर नहीं भी दे पाता है तो वो सर्टिफिकेट ले लेता है, जिन बैंक ने ज़्यादा दे रखा है तो उनसे सर्टिफिकेट ले करके RBI को दिखा देते हैं कि हमने ले रखा है। जो कार्बन क्रेडिट में हमने बताया था आपको, कार्बन ट्रेडिंग, जो देश कार्बन एमिशन कम करते हैं वो दूसरों को कार्बन बेच देते हैं अपना, कि हमने एमिशन कम किया है, हमने उत्सर्जन कम किया है, आप चाहें तो हमारा कार्बन ले लें, आप जितना एमिशन करना है करें, हमको पैसा दे दें, तो उसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, है ना, कार्बन क्रेडिट है उनके पास। ठीक है, तो ये जैसे कार्बन होता है वैसा ही PSL भी बैंकों के पास सर्टिफिकेट के तौर पे होता है, तो वो सर्टिफिकेट बेच देते हैं ऐसे बैंकों को जो PSL नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको करवाना, ये इसलिए टॉपिक ज़रूरी है, मैंने इस लास्ट में भी इसको इसलिए लिया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ये काम होगा कि वो बैंक से ये करवा रहा है, क्योंकि इसी से तो जनसेवा होगी, पब्लिक सर्विस, ये पब्लिक सर्विस का पार्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और देखा जाए तो बैंकों का नेशनलाइजेशन इसी वजह से किया गया था। बैंकिंग नेशनलाइजेशन की जो थीम थी कि उसके पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, तो वो पैसे वालों के बैंक थे और अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को कर रहे थे, किसानों को, छोटे लोगों को लोन दे नहीं रहे थे। जब वो सरकारी बैंक बन जाएंगे, नेशनलाइज हो जाएंगे, तो सब लोगों का ख्याल रखा जाएगा, है ना। इंक्लूसिव, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। तो मैंने जितनी टर्म्स आज बोली हैं, परीक्षा में आप 3-4 देखने वाले हो अभी 16 तारीख को, ठीक है, 3-4 टर्म्स आप देखने वाले हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना होमवर्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा स्पून फीडिंग टाइप नहीं होगा कि हर चीज़ आपको बना के और खिलाई जाएगी। यहाँ आपको हम राशन पानी दे देते हैं, बनाना आपको है, ठीक है। तरीका बता देते हैं, एक बार यहाँ बना के बता दिया, तरीका बता दिया, लेकिन बाकी अब आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल के लिए बना दो, कभी कोई सिखाता है तो सारी रोटियाँ बना के थोड़ी देता, एक रोटी बना के बता दे, इस तरह से बेलो, इस तरह से करो, ऐसे करो। बाद में वो कच्ची पक्की वो करता रहता है, लेकिन एक दिन वो सीख जाता है, सीखना खुद को ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम मन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की